ठीक है जी, तो हम लोग अभी कहाँ पे थे, तो हम लोग ये कर रहे थे ना अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दिसंबर 2024 वाला पेपर कर रहे थे। उसमें भी यूनिट जो है हम लोग पार्ट सी कर रहे हैं अभी, है ना। पार्ट सी में यूनिट 4 वाला पार्ट कर रहे थे। तो उसमें अभी क्वेश्चन हमने कल 3 क्वेश्चन बस रह गया है। क्वेश्चन 103 से लेके क्वेश्चन 120 तक है। तो आई थिंक 118, 119, 120 रह गया है। देख लेते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन इसका रह गया, तो ये खत्म हो जाएगा अभी। सो इसमें ना ये 120 तक ही होता है, तो ये जैसे 120, तो 3 ही क्वेश्चन रह गया, तो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं मान लो। सो ये है, ये 120 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 120, चलो 3 ही क्वेश्चन तो है, वैसे ही स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से। तो इसको देखते हैं। ठीक है, ऐसे जैम का एग्जाम तो फरवरी में हो जाता है, गेट का फरवरी में हो जाता है, नेट का जो रहेगा वो जुलाई तक रहेगा, है ना, एक्सेस जो भी रहेगा। और बाकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी उसमें साथ में मिल जाता है, जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स हैं वो मिल जाएगा। एनीवे देखिए, तो कह रहा है कंसीडर द मैक्सिमाइजिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन p जो कि है x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्टिमल सॉल्यूशन 4 है, ऑप्टिमल पॉइंट 410 है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन 6 है, ये कॉर्नर पॉइंट है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, बट हम लोग 11th 12th में एक टॉपिक था ना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो उस अप्रोच से भी सॉल्व किया जा सकता है ना। सो आप ट्राई करके देखिए। तो उसके लिए क्या करना होता है, पहले इसका ग्राफ बनाना होता है। तो फिजिबल रीजन है ना, अगर बाउंडेड है तो कॉर्नर पॉइंट पे ही आपको ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो तो ऑप्टिमल वैल्यू यहाँ का मतलब ये है मैक्सिमम और मिनिमम, ये ऑप्टिमल कॉमन वर्ड है। जैसे बोलते मोनोटोनिक फंक्शन है तो या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो वैसे ऑप्टिमल मतलब या तो मैक्सिमा या मिनिमा, तो दोनों वर्ड कॉमन वर्ड है उसके लिए ऑप्टिमल। सो ये देखना है। तो ट्राई करके आप लोग बताइए, बता सकते हैं। जैसा ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। सो ट्राई करके देखो। पहले तो आप जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है ना, ये इसका ग्राफ बना के आप देखिए कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। हम लोग रफली, क्योंकि ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनता है, वैसे थोड़ा दिक्कत है, फिर भी ट्राई करते हैं। सो यहाँ चले, यहाँ 3 वेरिएबल था, ग्राफ बनाना तो बहुत मुश्किल है, फिर वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा हमें। सो ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राफ कैसे बनाएंगे, या तो हम लोग उसमें कन्वर्ट करें इसको, क्या बोलते हैं, डुअल में, फिर उससे करें, या ऐसे सॉल्व करने तो फिर सिंप्लेक्स मेथड या कुछ ऐसा सॉल्व लगाना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड जो हमने पढ़ा, हमने 2 वेरिएबल में ही पढ़ा ना, यहाँ 3 वेरिएबल है। सो इसको कैसे सॉल्व करना चाहेंगे, फिर कोई ऑप्टिमाइजेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा हमें। आइडिया है किसी को, बताइए। वीगन मेथड, हम्म, वीगन मेथड सिंप्लेक्स। ये हाँ कर रहा हूँ, लगाइए, इसकी देखिए फोटो क्या खींच होगा। रहा हूँ। तो सिंप्लेक्स मेथड का थ्योरी देखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा उसके लिए। तो सिंप्लेक्स मेथड भी लगा सकते हैं, लगा के चेक कीजिए क्या आंसर आता है, जिनको आइडिया है। अब मान लो जिनको ये आइडिया नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, तो सीख सकते हो, मुश्किल नहीं है। तो एक क्वेश्चन आता है हर साल ऑपरेशन रिसर्च का, एक ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि पार्ट सी में यूनिट 4 के 18 क्वेश्चन आते हैं, तो और पार्ट बी में यूनिट 4 के 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 उधर और 18 इधर आते हैं। सो एक क्वेश्चन उसमें ओ आर का होता है वहाँ भी, और यहाँ भी एक है। सो देखिए सॉल्व करेंगे, तो मैं सॉल्व करता हूँ, या थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन देखना पड़ेगा इसका।
इसका आंसर आया, आ गया फोर्थ। ओके, तो ऐसे ही आप लोगों को समझ आ गया ना। हाँ, सॉल्व कर लिया ना आपने, देख लो। इसको किसी और, है ना, किसी भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे तो x1 इसने बता रखा है, जैसे आप लोग सॉल्व तो कर ही लिए हैं। सो इसमें क्या बता रखा है, तीनों नॉन नेगेटिव है और सम इसका लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो दो नॉन नेगेटिव नंबर है जिसका सम जो है नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो जीरो ही होगा। तो इससे ये समझ आया आपको कि x2 बराबर जीरो, x3, क्योंकि इसमें इतना लंबा है ना मेथड लगाना, सिंप्लेक्स और ये सब थोड़ा लेंदी होगा, बट ट्राई कर सकते हैं उससे भी। तो इससे ये आगे x2 x3 को जीरो ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया अब। तो ये रिड्यूस हो गया x1 लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ से आप पुट कर देंगे x3 को जीरो। सो यहाँ से आ गया 2x1, मतलब x1 मोर देन इक्वल टू 1/2, ऐसा कुछ आ गया ना, देखिए। तो बस, तो यहाँ से क्या समझ आया था, यहाँ से बस ये समझ आया कि x1 की वैल्यू हाफ से लेके 5 तक होगी, है, देख लीजिए। तो यही है, x2 x3 तो एग्जैक्ट जीरो हो गया। तो इसकी जो वैल्यू है, x2 तो जीरो ही है, तो ये तो जस्ट x1 हो गया, x2 जीरो है, और x1 की वैल्यू हाफ से लेके 5 तक है। तो आप लोग आंसर पता कर रहे हैं ना, सब लोगों ने बताया ही आंसर, चेक कर लो जी, चैट में भी इन लोगों ने लिख दिया आंसर। तो जिन लोगों ने ट्राई, देखो ट्राई करोगे तो हो जाएगा किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ से क्या समझ आया कि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है, हाफ जीरो जीरो, x1 हाफ और x2 जीरो जीरो, तो ये कॉर्नर पॉइंट है, ये तो सही है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन 6 है क्या, तो जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या मिला है, एक मिला हाफ जीरो जीरो और एक मिला है 500, इससे निकालिए जरा वैल्यू। तो जो p की वैल्यू निकालेंगे आप यहाँ पे, इस पे p आएगा हाफ, इस पे p आएगा 5, यही आएगा ना, ये आ गया। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन 6 तो नहीं है, 4 भी नहीं है। ऑप्टिमल पॉइंट 410 है क्या, नहीं, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो ये हो गया, तो ये दोनों ऑप्टिमल पॉइंट हो सकता है, मिनिमम हाफ है, मैक्सिमम 5 है। तो p की जो ऑप्टिमल वैल्यू होता है मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम आपका हाफ है, मैक्सिमम 5 है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने सही बताया था। तो ट्राई करोगे, जिन लोगों ट्राई करते हैं वो सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम में भी ऐसे ही कुछ मिलना है आपको, ठीक है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ट्राई कीजिए, 120 नंबर था, ये भी ट्राई कीजिए, बताइए। कह रहा है x1 x2 बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस CDF, है ना। तो एच आई डिनोट द हजार्ड फंक्शन, तो हजार्ड फंक्शन है, क्या डेफिनेशन है, किसी को बताइए कोई। एच एक्स आप कैसे डिफाइन करते हैं, PDF अपॉन एफ बार एक्स, मतलब 1 माइनस CDF। ये सही है, चेक करना, ये रिलायबिलिटी का क्वेश्चन है, तो ये डिफाइन कर रखा है। अब कह रहा है कि H1 x लिखा हूँ मैं, वो टी में है तो टी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, टी में लिखना और टी में लिख लेना। अब H1 t लेस देन इक्वल टू H2 t है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू R, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये भी आसान है, ट्राई करो पहले, आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर मैं देखता हूँ। जैसे लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया ना, वो ऐसे ही करो, ट्राई करो, बताओ। क्योंकि एग्जाम में भी ट्राई ही करना होगा, ऐसा क्वेश्चन देख के लगेगा शायद नहीं होगा, लेकिन ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ये है। और नहीं तो छोड़ के आना पड़ेगा, दो ही ऑप्शन एग्जाम में, या तो ट्राई करो या छोड़ के आओ।
आया जी। सो देखिए, तो ये रिजल्ट डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। जैसे आप इसको अगर और लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा है ना, PDF ऑफ x, और इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x मोर देन x, यही ना। तो ये डायरेक्ट एक रिजल्ट है जिसको आप अगर यूज़ करेंगे तो काम हो जाएगा। एक और आप जानते होंगे कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x है, दिस अगर नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन x1 x2 रैंडम वेरिएबल हैविंग एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड t बिलोंग्स टू r है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो वैसे अगर नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल होता है तो उस केस में क्या फॉर्मूला आता है, 1 माइनस CDF ऑफ x dx, है ना। मतलब 0 से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी कैपिटल X मोर देन x dx, सही ना। तो ये है, लेकिन ये नॉन नेगेटिव के लिए। अगर वैसा है तो इन जनरल लिखेंगे तो क्या आता है इन जनरल कि 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस CDF ऑफ x dx माइनस माइनस इन्फिनिटी से 0 CDF ऑफ x dx। लेकिन मे बी ये यूज़ होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा। तो आई थिंक मुझे लगता है डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे एक रिजल्ट अगर मैं लिखूं तो इन्होंने बता रखा है क्या कि H1T लेस देन इक्वल टू H2T है फॉर ऑल T बिलोंग्स टू R। तो ये एक रिजल्ट है जिसका प्रूफ आप कोई भी रिलायबिलिटी वाली बुक देखते, रिलायबिलिटी में जैसे एक बारदो एंड प्रोस्टन की बुक आती है ना, स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ रिलायबिलिटी, वो देख सकते हैं। या नवैरो की भी एक बुक है, नवैरो है ना, जो ऐसा कुछ नवैरो है, उसकी बुक आती है रिलायबिलिटी थ्योरी एनालिसिस है, कुछ नाम है उसका। तो उसमें देख सकते हैं ये सब, या और भी कोई अगर बुक आपको पता हो। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है। H1 लेस देन इक्वल टू H2 इम्प्लाइज व्हाट, तो ये जो होगा हजार्ड रेट अगर लेस है ना, तो इसका मतलब है कि सर्वाइवल ऑफ x1 इज बेटर देन सर्वाइवल ऑफ x2। सो सर्वाइवल फंक्शन किसको बोलते हैं, 1 माइनस CDF को, है ना। जो CDF है सर्वाइवल फंक्शन होता है 1 माइनस CDF, दिस इज अ सर्वाइवल फंक्शन, ये जो है। तो यहाँ पे मेनली जो आना है, H1T लेस देन इक्वल टू H2T है, H1 H2 रैंडम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट भी नहीं दिया है और ऐसा भी नहीं दिया है कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। बस बोला x1 x2 रैंडम वेरिएबल है जिसका कंटिन्यूअस एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस CDF है। हजार्ड फंक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो रिजल्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो रिजल्ट एक आता है कि प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन t, ये हो गया रिलायबिलिटी फंक्शन, या बोलो क्या बोलें इसको, सर्वाइवल फंक्शन ऑफ x1, एंड ये होगा सर्वाइवल फंक्शन ऑफ x2। सो इसमें क्या रिलेशन होगा, अगर H1 का हजार्ड फंक्शन लेस देन H2 से, सो x1 विल हैव बेटर सर्वाइवल चांस देन x2, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी देन x2। एक तो ये रिजल्ट है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं किसी रिलेबिलिटी की बुक में, तो ये यूज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग 1 और 2 में से एक ही सही होगा। अगर ये वाला लगाएंगे, अच्छा यहाँ भी पहला तो सही हो जाएगा, दूसरे में इसकी कोई गारंटी नहीं, यहाँ 1 है यहाँ हाफ है। अच्छा, तो ऐसे अगर यहाँ देखें तो प्रोबेबिलिटी x2 मोर देन 1, तो 1 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी ज़्यादा होगी, तो कम होगी, है ना, हाफ से ज़्यादा की ज़्यादा होगी। तो ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पे, तो इसका कुछ नहीं बता सकते, नहीं सेकेंड वाले का यहाँ से कॉमन पॉइंट पे मिल सकता है। जैसे नंबर लाइन पर देखें ना, जैसे मान लो ये हाफ है और ये 1 है, तो 1 के आगे की प्रोबेबिलिटी और हाफ, तो हाफ से आगे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी एंड 1 से हम्म,
तो 2 की ऐसे कोई गारंटी नहीं है इन जनरल, ठीक है, कि x1 मोर देन 1, ये हो सकता था ना x1 मोर देन 1 इज मोर देन इक्वल टू x2 मोर देन 1, बट x2 मोर देन हाफ की इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये श्योरली ट्रू फॉल्स नहीं बोल सकते हम। अब रह गया तीसरे वाले का, तो इसके हेल्प से अगर आप इसके बारे में सोचो तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन के बारे में क्या कह सकते हैं, प्रोवाइडेड बोथ एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट, अगर एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करता है तो x1 x2 के एक्सपेक्टेशन में हम क्या रिलेशन दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं फॉर द टाइम बिंग अगर अज्यूम कर लूँ, मान लो कि नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, तो ये अगर फॉर्मूला आप लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या समझ आएगा आपको, कि अगर जस्ट समझाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, मान लो x1 x2 नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, सो नॉन नेगेटिव होगा तो इसको अगर आप 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट कर दो और इसको भी 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा ex1 और ये हो जाएगा ex2, तो ऐसा आ जाएगा जब नॉन नेगेटिव है। बाकी नॉन नेगेटिव नहीं है तो इसके केस में भी फिर सोचना पड़ेगा, तो CDF के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और अगर इसका ये रिलेशन है तब भी हो जाएगा, जैसे हमें ये पता है कि यहाँ से पता चल रहा है कि सर्वाइवल फंक्शन ऑफ x1 इज मोर देन इक्वल टू सर्वाइवल फंक्शन ऑफ x2, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो CDF ऑफ x1 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू CDF ऑफ x2 हो जाएगा, मतलब टी में ना। और इसको और थोड़ा लिखेंगे तो ये भी प्रूव हो जाएगा, इस फॉर्मूले से भी प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से ये समझ आया कि माइनस ऑफ fx1, यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस अंदर शिफ्ट कर लेना, सो fx1t मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ fx2t। अब ये रिजल्ट यूज़ करोगे तो इवन अभी तो मैं बस इसको यूज़ करके यहाँ दिखा रहा था कि अगर हम इसको यूज़ कर ले तो ऐसा आ जाएगा, अगर इस फॉर्मूले को भी यूज़ करेंगे तब भी आप ये दिखा पाएंगे कि e ऑफ x1 की वैल्यू ज़्यादा होगी e ऑफ x2 से, ठीक है, क्योंकि ये प्लस कर दो यहाँ माइनस लगा दो, तो यहाँ से ये इनइक्वालिटी है, एंड ये ऑलरेडी हमने यहाँ दिखा रखा है और ये यहाँ से स्टैब्लिश हो जाएगा, चेक कर लो। सो कहने का मतलब ये है ना, ये जो लिखा गया है ये सर्वाइवल फंक्शन है, तो 1 माइनस CDF मतलब प्रोबेबिलिटी, अगर x का लिख रहे हैं तो x मोर देन मान लो स्मॉल x, ऐसा। तो इस फॉर्मूले से आप इसको प्रूव कर पाओगे, ठीक है, आप ये यूज़ कर लो, एक तो ये वाला और एक ये वाला रिजल्ट, इन दोनों से ये प्रूव हो जाएगा, चेक करके देखो, नहीं हो रहा तो मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, ये तीसरा भी सही हो जाएगा, इस फॉर्मूले से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। एंड चौथा में ये है कि कह रहा है कि hx जो कि h1t प्लस h2t है वो हजार्ड फंक्शन होगा रैंडम वेरिएबल y मिनिमम x1 x2 का, तो एक नया रैंडम वेरिएबल y है, इसका निकाल के देखो क्या आएगा। सो y इज द मिनिमम ऑफ x1 x2, ये कलर विजिबल होता है ना, सो मिनिमम ऑफ x1 x2, तो इसका y का अगर हजार्ड फंक्शन t में निकालना है तो PDF ऑफ y अपॉन वही प्रोबेबिलिटी y मोर देन t, यही है, इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है, क्या आएगा h1t प्लस h2t, सो h1t x का हजार्ड फंक्शन है x1 का, और एक h2 जो है वो x2 का है, तो यहाँ से निकालो। सो PDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, लेकिन दिक्कत ये है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, आप जो फॉर्मूला जानते होगे जो हम लोग लेते हैं ना ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में, तो वहाँ पे ये मानते हैं कि x1 x2 x3 XIR IID तब लेते हैं ना, तब जाके आपके पास फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स या rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF फार्मूला आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे ना तो इंडिपेंडेंट दे रखा है ना ही आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखा है, तो इसको फर्दर कैसे ओपन करेंगे आप। तो सर ये तो नहीं होगा ना फिर सर, हाँ, तो इसको नहीं हो पाएगा। ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट हो गया सर कि फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट अगर वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड देता तो कुछ होता, लेकिन डायरेक्टली आगे हम फर्दर इसको ओपन नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, ठीक है, तो ये नहीं पहला आएगा। ही ये जंक्शन फेल फेल कर रहा है इसमें। हाँ, तो ये आउट हो जाएगा, ठीक है ना, तो 1 3 सही होगा फिर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो इसमें, ठीक है। तो इसलिए ना थोड़ा सा भाई थ्योरेटिकली आपको पहले टॉपिक को समझना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस होंगे, तो अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये PYQ बैच ही है क्रैश कोर्स में, थ्योरी आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ, तो पहले थ्योरी होगा फिर जाके ये होगा। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, यूनिट 4 पार्ट C वाला, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पिछले 3 क्लास में हो चुका है ना। सो अभी के लिए ये क्वेश्चन है जस्ट कि आपसे पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिज़ाइन वेयर द कॉलम्स रिप्रेजेंट ब्लॉक्स एंड द
जो लेटर्स हैं रिप्रेजेंट ट्रीटमेंट्स। सो ट्रीटमेंट ब्लॉक्स बता रखा है आपको, ठीक है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? डिज़ाइन इज बैलेंस्ड, इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, डिज़ाइन इज नॉट कनेक्टेड, डिज़ाइन इज बाइनरी, डिज़ाइन इज सिमेट्रिक। दिमाग लगाइए, सोचिए, जिन लोगों को अब आइडिया है डिज़ाइन का उसको सोचिए। इसलिए जिनको अभी जो टॉपिक आता है उन्हीं टॉपिक का पीवाई को सॉल्व करो, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, उसी थ्योरी को ठीक से रिवाइज कर लो कि एग्जाम दे के आओ। एग्जाम के बाद सारे टॉपिक पढ़ना शुरू करो, फिर जाके चीज़ें होगा। सो फर्स्ट तो इसमें करेक्ट है ओके, ठीक है। और सेकंड रॉन्ग है क्योंकि डिज़ाइन कनेक्टेड आ रहा है ना। सॉरी, फर्स्ट कॉलम में बी है, ई है ना, वो सेकंड में रिपीट हो रहा है, तो ये कनेक्टेड तो हो गया फिर। हम्म, ऐसे देखते हैं ना, आई थिंक कनेक्टेड ठीक को। है, हाँ। बाइनरी और सिमेट्रिक कैसे देखेंगे? चेक कीजिए बाइनरी का क्या मतलब है ना। सो डेफिनेशन देखना पड़ेगा। बताते हैं, बाकी लोग बताइए। इंसिडेंस मैट्रिक्स 1 0 के फॉर्म में आ रहा है ना, तो बाइनरी है, हो जाएगा। सिमेट्रिकली ट्रीटमेंट्स और ब्लॉक इक्वल वो। हाँ। तो क्या आंसर है आप लोगों का? फाइनल आंसर क्या है? क्योंकि MSQ है ना, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें क्या क्या सही आएगा?
मुझे ना एक इसमें डाउट है थर्ड वाले में, बाइनरी में कह रहे हैं कि अगर मान लो जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है उसमें 0 और 1 एंट्रीज ही ओनली आती हैं तो बाइनरी होगा। तो ऐसा जरूरी मतलब 0 1 तो इसमें आ रहा है, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि ना कि एक कॉलम में एक ही 1 आना चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं है इसमें बाइनरी में, ये बाकी जीरोस आने चाहिए। वैसे 0 1 तो आ रहा है इसमें, तो फिर बाइनरी तो हो गया ये। नहीं, ईच एंट्री 1 0 ही होने चाहिए, ऐसा है ना। बस ये डेफिनेशन क्या है, बस आपको ये देखना है कि डेफिनेशन क्या है इसका बाइनरी का। हाँ, सो तो फिर तो ये बाइनरी आ रहा है क्योंकि है ना। इंसिडेंस मैट्रिक्स अगर हम भी उसकी बनाते हैं हाँ। सो बस भी। इंसिडेंट मैट्रिक्स सिर्फ 0 1 आएगा, मतलब ये बाइनरी है। और सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक भी है बिकॉज सिमेट्रिक मीन्स नंबर ऑफ ब्लॉक इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, तो ब्लॉक 7 है और ट्रीटमेंट भी 7 है। ओके। सो बाकी लोग देखिए, समझ आ रहा है जो कहना चाह रही है, ये चेक करो। मेन डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि क्या आपको ये बी आई बी डी का डेफिनेशन पता है, कनेक्टेड का डेफिनेशन पता है, बाइनरी का डेफिनेशन पता है, सिमेट्रिक का डेफिनेशन पता है। तो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो डेफिनेशन आपको इंप्लीमेंट करना है इस एग्जाम्पल पे। तो बस यस और नो में आंसर आ जाएगा। हाँ। सर सिमेट्रिक कैसे है सर? सिमेट्रिक बताइए जी, आप बता रहे थे राधा। सिमेट्रिक मैंने अभी देखा था तो उसमें लिखा था इफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट देन इट इज सिमेट्रिक। तो इसमें ये 7 ये ब्लॉक्स कहाँ है और यूज हो रहा है ट्रीटमेंट इसमें? भी 7 है, जी तक है 7 है, तो इसलिए इसमें ब्लॉक्स भी 7 है, ट्रीटमेंट्स भी 7 है। हाँ 7 कॉलम्स हैं, और इसमें क्या क्या हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। तो देर आर 7 कॉलम्स, तो ईच कॉलम रिप्रेजेंट ब्लॉक, तो 7 ब्लॉक्स हैं। और आपके पास कितने इसमें है ना एंट्रीज हैं यहाँ पे, या कितने लेटर्स यूज हुए हैं। सो डिजाइन इज सिमेट्रिक इफ वी इज इक्वल टू बी, ऐसा कुछ डेफिनेशन आता है ना, कुछ ऐसा वी एन बी। सो वी, जो आपका डिजाइन का जो नोटेशन है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो आप लिखते हैं, वी बी आर के लैम्बडा, मतलब ये है, ये बी आई बी डी है ना। सो बी आई बी डी को सिमेट्रिक कब बोलेंगे, दिस इज, ये पैरामीटर्स हैं सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ वी इज इक्वल टू बी। अब देखिए वी की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है, दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। सो कितने वेरिएबल है, कितने ब्लॉक्स हैं। सो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज इक्वल टू, सॉरी, नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो इसने कहा ईच कॉलम एक ब्लॉक है, तो आपके पास 7 कॉलम्स हैं और कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, तो वेरिएबल्स टोटल आपके पास 7 है, तो इसीलिए सिमेट्रिक है। इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाइए, उसमें सिर्फ 0 1 आएगा तो बाइनरी है। ठीक है, बी आई बी डी की कंडीशन देख लीजिए, तो उससे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और यहाँ इसने नॉट कनेक्टेड कह दिया है, तो ये कनेक्टेड होगा, तो इसको नॉट कनेक्टेड लिख दिया है। ठीक है ना। कनेक्टेड का डेफिनेशन क्या है, सो कनेक्टेड का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि ब्लॉक डिजाइन इज सेट टू बी कनेक्टेड इफ एवरी पेयर ऑफ ट्रीटमेंट, है ना, फॉर एवरी पेयर ऑफ ट्रीटमेंट्स देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स एंड ट्रीटमेंट कनेक्टिंग देम, है ना, दैट इज अ पाथ थ्रू कॉमन ब्लॉक्स एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ट्रीटमेंट। ठीक है ना जरा, अ पाथ थ्रू कॉमन ब्लॉक्स एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ट्रीटमेंट्स। ठीक है, देख लो। सो ब्लॉक में है ना ए बी है इधर,
मतलब जस्ट डेफिनेशन देख लो और डेफिनेशन को अप्लाई करो। अगर आपको डेफिनेशन याद है, यू जस्ट अप्लाई डेफिनेशन। तो ये बेसिक क्वेश्चन है डेफिनेशन बेस्ड। ठीक है ना, ये कनेक्टेड है, आप डेफिनेशन चेक कर लेना। तो नोट करके, इसलिए ये सही है। तो अभी हमने एक्चुअली ये जो पेपर है दिसंबर 2024 वाला, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 103 से क्वेश्चन नंबर 120 जो कि यूनिट 4 वाला था पार्ट सी में, और कुछ दिन पहले, इसके जस्ट पहले हमने पार्ट बी सॉल्व किया है, और उसमें जो यूनिट 4 के क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 49 से क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया है। ये दिसंबर 2024 का पेपर था CSIR नेट का। ठीक है, बाकी कुछ PYQ घर बैठ के पूरा ईयर वाइज जैसा है ना वो सॉल्व करो एज अ मॉक टेस्ट। जो आज हमने मॉक टेस्ट भी करवाए थे वो PYQ भी उसमें मैंने डाला था, मतलब बोला था डालने के लिए, सो दैट आपको थोड़ा पता चल जाएगा कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जिन लोगों ने टेस्ट अगर दिए होंगे तो आपको आइडिया लग रहा होगा या पता ही होगा आपको पैटर्न क्या है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगला पेपर अगर हम देखें, सो नेक्स्ट जो होगा हमारे पास जून वाला होगा, है ना। जून 2024 का पेपर इसमें होगा। आज जुलाई में हुआ था ये ना। तो ये जून 2024 का पेपर है, इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। सो